आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन सीखेंगे। ये सब आज फिर से आपके लिए चैप्टर 1 लेके आए हम, लाइट यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, हम कल दर्पण के बारे में बताया था, आज दोबारा से दर्पण को देखते हैं, दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कांच का टुकड़ा जिसके एक तल हम परावर्तित तल कर देते हैं, यानी जिससे परावर्तन होता है, तथा दूसरी तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, यानी कलई कर देते हैं। तो देखते हैं दर्पण। समतल दर्पण हमने देख लिया था, अब देखते हैं उत्तल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या बोलते हैं इसे? होता क्या है, किसी गोले का, किसी कांच की गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका उभरा हुआ तल पर कलई की जाती है, ठीक है, तथा धसा हुआ तल परावर्तक तल का काम करता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। देखो देखते हैं, यदि किसी कांच की खोखले गोले का उभरा हुआ भाग उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है, कर दी जाती है तथा धसा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यदि किसी कांच की खोखले गोले का उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तथा धसे हुए भाग परावर्तन तल का काम करता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है गाइस। उत्तल दर्पण, तो यदि किसी कांच के कटे हुए धसे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है, कलई कर दी जाती है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है, तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है गाइस, देखते हैं, यदि किसी कांच के कटे हुए धसे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है, तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है गाइस, तो कुछ परिभाषाएं जिन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, दर्पण का सूत्र देख लेते हैं। पहले दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना है।
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ f क्या हो जाता है हमारा, जहाँ f फोकस दूरी, ठीक है, यानी दर्पण से फोकस दूरी। अब v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u देखो, u हमेशा कैसी होती है, माइनस की होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो u दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, सूत्र क्या है दर्पण का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या हो जाता है, फोकस दूरी, b दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है सभी को। अब देख लेते हैं कुछ साइन अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी f तथा वस्तु की दूरी u हमेशा, ठीक है, क्या हमेशा निगेटिव रहेगी, निगेटिव यानी माइनस की रहेगी। ठीक है, आज ध्यान से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं बी की, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बी का मान, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक हो तो चिन्ह कैसा होगा, माइनस, चिन्ह माइनस होगा। तथा जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है, यानी दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, आभासी बनता है, तब दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी यानी v कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है गाइस, इस चिन्ह पर बैठे देख ली सबने। अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तो तब वस्तु की दूरी कितनी, u हमेशा कैसी होगी, निगेटिव रहेगी। ठीक है, और अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा हो तो चिन्ह कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, तथा जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, होगी। उत्तल दर्पण की बात करें हम तब, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कैसी, पॉजिटिव यानी धनात्मक रहेगी। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए वस्तु का वक्रता के दूसरी ओर हो जाता है। ठीक है, यानी दाईं ओर हो जाता है, इस वजह से फोकस दूरी कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब हम देखते हैं रेखीय आवर्तन। इससे पहले देख लेते हैं फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब यानी बी भी कैसा रहेगा, बी भी हाँ धनात्मक रहेगा। ठीक है, एक बार रेखीय आवर्तन और देख लेते हैं क्या होता है। रेखीय
रेखीय आवर्धन। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई किससे दर्शाते हैं? आई से। तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किससे लिखते हैं? ओ से। के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। देखो आवर्धन का मतलब क्या होता है कि वस्तु दर्पण में दिखने के बाद कितनी बड़ी दिखाई दी है। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी उसकी जूमिंग पावर कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो सूत्र लिख लेते हैं। रेखीय आवर्धन किससे शो करते हैं? एम से। इसे एम से दर्शाते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन को यानी लीनियर मैग्निफिकेशन किससे दर्शाते हैं? एम से। एम से दर्शाते हैं। ठीक है, सूत्र लिखते हैं। रेखीय आवर्धन इक्वल टू, रेखीय आवर्धन इक्वल टू, यानी रेखीय आवर्धन इक्वल किससे? एम से। इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई अपॉन वस्तु की लंबाई यानी ओ बराबर। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन सूत्र क्या हो गया? रेखीय आवर्धन यानी एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। यानी एम इक्वल टू आई अपॉन ओ। इसका चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, माइनस का, इसके लिए भी माइनस का। ठीक है, कोई चीज और देखते हैं। यदि आवर्धन हमारा, चिन्ह छोड़े से नहीं लगाते, यदि आवर्धन यानी एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब यानी बी कैसा होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक बी। ठीक है, यदि धनात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा? आभासी। ठीक है, आभासी होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। रेखीय आवर्धन, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे एम से दर्शाते हैं। यानी रेखीय आवर्धन यानी एम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। ठीक है, एम बराबर आई अपॉन ओ। यदि हमारा आवर्धन ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, तथा धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है गाइस।